We are presenting this seminar about the Google Generation Scholarship for Women in Computer Science. So let's get started. Before I actually discuss the details of the scholarship, I want to give you a brief overview of what a FemCodes is and what do we do here. So basically, FemCodes is a non-profit organization that focuses to promote the female career opportunities in digital empowerment and STEM. So I started this initiative along with my sister Mariam Jamil, and we are both from the software engineering background. Basically, whenever I used to apply for the national or international level opportunities, I used to observe that women are really underconfident, and even they are not aware that such opportunities even exist. So that was my main motivation behind starting this initiative. So let's proceed formally towards our main session. So this is our agenda for today. We will discuss what is Google Generation Scholarship, because a lot of you might be aware of the name, but आपको इसकी details नहीं पता होंगी कि what are the incentives that will be provided to you, और आपको in return जो है वो क्या आपकी application में होना चाहिए so that you can get selected. We'll discuss the eligibility criteria and then the complete selection procedure, starting from the application round, then the coding round, and then the interview questions. And I'll also share tips हर राउंड के बारे में that can help you to get selected inshallah for this time. And after that I'll discuss some of the common concerns, और ये वो concerns हैं जो मुझे Google form के through जो है वो junior से receive हुए हैं. So let's get started with what actually Google Generation Scholarship is. फर्स्टली इसकी एप्लीकेशंस जो है वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक इन बैलेंस रखें, बिकॉज दिल ओपन सून. अप्रैल के अब मिड तो हो गया है, बट हो सकता है अप्रैल के एंड पे ओपन हो जाए, और मई तक एक महीने की ऑलमोस्ट जो है वो इसकी डेडलाइन होती है जब आप अप्लाई कर सकते हैं. सो आपको गूगल का कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट हो जो कि ये वीडियो सुन रहा है, दे माइट बी, कोई भी ऐसा नहीं है जिनको अब ना पता हो कि व्हाट एक्चुअली गूगल इज. गूगल इज अ बिग रीनाउंड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, और लड़कियों को एम्पावर करने के लिए ताकि वो इस टेक इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. और गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप अगर आप वैसे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट रीजन्स की मिलेगी. आपको गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप ए पैक रीजन की मिलेगी, आपको गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप ईमिया रीजन की मिलेंगी. तो बेसिकली जितने भी कंट्रीज है उन्होंने उनको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है. सो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, लाइक कुछ जो भी कंट्रीज आपके एशिया और पैसिफिक रीजन में फॉल करते हैं, आई गेस 20 कंट्रीज के अराउंड वो आते हैं टोटल. तो आप जो है वो गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप फॉर ए पैक रीजन के लिए एलिजिबल हो. द ओनली डिफरेंस इज बाकी सब में जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस तो सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस बेनिफिट्स का आता है कि वहाँ की करेंसी और उन सबको कैलकुलेट करके आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाती है दैट डिफर्स. और सी एस स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है इसके लिए. अब यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखी है, दैट इज सी एस और क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स. इस टर्म को अभी जो है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी, आई डिस्कस इट इन डिटेल इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बट या सी एस के स्टूडेंट्स जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट. फर्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप अमाउंट, आपको $2500 की स्कॉलरशिप मिलेगी. एंड ये स्कॉलरशिप जो है वो अगर मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊं तो इट्स अराउंड 7 lakhs अप्रॉक्सीमेटली. और बजाय मतलब कि इसके कि मैं अपना फोकस जो है वो स्कॉलरशिप अमाउंट पे रखूँ, तो आई से कि आप जो है वो ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें कि आपको जो इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगी, क्योंकि आपके जब सीवी पे आ जाएगा गूगल का नाम, कोई आपको इंटरनेशनल लेवल पे गूगल ने आपकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से आपको रिकग्नाइज किया है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ईजिली मिल जाएंगी, एंड इट्स अ रियली बिग थिंग. और यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट फॉर योर सिलेक्शन. एंड रीट्रीट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बिकॉज अभी तक जो है वो रीट्रीट होती आई है. बट अभी अगर मैं इसकी सर्च करूँ गूगल की वेबसाइट पे जो उन्होंने अपडेट किया है, तो रीट्रीट का कहीं पे मेंशन नहीं है. तो आई एम नॉट श्योर कि इस साल रीट्रीट होगी या नहीं होगी, बट लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट रीट्रीट एक्चुअली इज. लास्ट ईयर हमारे टाइम पे कोविड की वजह से वर्चुअल रीट्रीट हुई थी, बट ऐसे होता है कि 3 days का फुली फंडेड टूर होता है टू वन ऑफ द गूगल ऑफिस, और आप जाते हो, आप नेटवर्क करते हो, आपके वर्कशॉप सेमिनार्स होते हैं, एंड एवरीथिंग इज फुली फंडेड. सो इट्स अ रियली फन अपॉर्चुनिटी, और आपको नेटवर्किंग के भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है. So what is the eligibility criteria?
So the first and the most important is कि because I have received in the responses के कुछ male applicants ने भी इस seminar के लिए register कर दिया था, तो I just want to mention कि for this scholarship only females are eligible, and you must be in your second or third year undergraduate, you must be a second year or third year undergraduate student. और इनिशियली ऐसे होता था कि पहले जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल होते थे, बट दिस ईयर जो है उन्होंने स्लाइटली अपना क्राइटेरिया चेंज किया और अब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है। अब इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, आई विल डिस्कस देम इन डिटेल लेटर ऑन। और द थर्ड पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इसका नाम जो है दैट इज गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन कंप्यूटर साइंस। So a lot of people who are from the double E background, who are from the BS maths background, ये थोड़े से उससे डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, दे थिंक दे आर नॉट एलिजिबल, बट उन्होंने क्लोजली रिलेटेड फील्ड का इसलिए ही मेंशन किया है कि अगर आपकी डिग्री में आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है तो आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर इट। और बिकॉज लास्ट ईयर भी जो है हमारे साथ कुछ लड़कियां थी दैट वर फ्रॉम द डबल ई बैकग्राउंड एंड दे गॉट सिलेक्टेड। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ाई जाती है और जो मैंने फील्ड्स मेंशन की हैं इनमें से आप किसी में लाइक करते हो तो आप ज़रूर अप्लाई करो। फर्स्ट थ्री जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उनको में मीट कर रहे हो तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, नो मैटर हाउ हार्ड द सिलेक्शन प्रोसेस इज। अब जो बाकी दो है दैट इज मेंशन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट कि दे प्रेफर समवन विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड। और अगर तो आपका ये एकेडमिक आप एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं हैं तो आई विल फोकस ऑन द फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इनकी वैल्यू है। आपकी लीडरशिप एबिलिटीज कैसी हैं, मतलब अगर आप सोसाइटीज वगैरह का पार्ट है, आप इवेंट्स कंडक्ट करवाते हैं, आप डिफरेंट कम्युनिटीज का पार्ट है, तो यू कैन मेंशन दिस लीडरशिप थिंग। और उसके बाद जो पैशन है कि अगर आप वाकई में पैशनेट हो भी कि लड़कियों को रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया जाए, और आपका वॉलंटियर वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए। वैसे अगर हम देखें ना पाकिस्तान की या वैसे भी लाइक इंडिया पाकिस्तान या इन जगहों की बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे जो टेक्निकल इंटर्नशिप्स होती हैं या आपका जो टेक्निकल वर्क एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। दे थिंक कि सिर्फ आपकी सीवी में वही चीज़ जो है वो वैल्यूएबल है। बट अगर आप जब इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करते हैं ना तो यू गेट टू नो कि आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस और आपकी एसोसिएशन डिफरेंट कम्युनिटीज और सोसाइटीज से एक्चुअली वो लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो मतलब प्रमोट भी करते हैं और इस चीज़ को कंसिडर भी करते हैं। सो गूगल भी इवन इस स्कॉलरशिप के लिए इन दोनों पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करता है। तो अभी आपको सेशन करवाने का ये भी मकसद था कि अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो यू स्टिल हैव टाइम, अभी भी आपके पास स्कॉलरशिप ओपन होने में टाइम है। तो अभी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर ले ताकि आपके रिज्यूमे में लिखने के लिए इस टाइप की चीज़ें मौजूद हों। Then coming over to the selection process, so this is the selection process जो कि अभी तक जो है वो इतने सालों से चलता आ रहा है। तो बेसिकली तीन राउंड्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन राउंड फॉलोड बाय द कोडिंग राउंड एंड देन वी हैव द इंटरव्यू। लास्ट ईयर की अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो एप्लीकेशन राउंड में जो है वो 14,000 प्लस एप्लीकेंट्स थे। एंड एप्लीकेशन राउंड इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू लॉग इन टू द पोर्टल, एंटर द बेसिक योर बैकग्राउंड information, then you have to upload your transcript, your resume, and you have to answer to essay questions. The word limit for the both of the essay questions is 500 words. तो application round सबसे simple है, but दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड, क्योंकि 14,000 एप्लीकेशंस में से आप ये अंदाजा लगा लें कि इंटरव्यू राउंड में 1,000 बच्चे जो है वो लास्ट ईयर जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो 13,000 बच्चे जो हैं वो एप्लीकेशन राउंड में रह गए हैं। तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द एप्लीकेशन राउंड। आपका पहला फोकस यही होना चाहिए कि आपने किसी तरह एप्लीकेशन राउंड को जो है वो क्रॉस करना है। तो एप्लीकेशन राउंड में क्या मुझे हेल्प किया वो सब आई विल शेयर इन डिटेल। And then coming to the second round, that is the coding round. A lot of people asked me कि हमारी कोडिंग नहीं अच्छी तो हम लोग क्या स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो दिस इज योर आंसर, कोडिंग राउंड इज एन ऑप्शनल राउंड, इट इज जस्ट एन एडिशनल डेटा पॉइंट। अगर आप कोडिंग राउंड नहीं भी करते ना तो यू कैन स्टिल गेट सिलेक्टेड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं।
कोडिंग राउंड सिर्फ उन्होंने एडिशनल डेटा पॉइंट इसलिए रखा हुआ है कि एंड पे अगर दो बच्चों में वो कंफ्यूज है या कुछ इस टाइप का आ जाता है तो फिर वो एक एडिशनल डेटा पॉइंट हो जाएगा जिसकी वजह से एज मिलेगा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू नॉट मिस एनी राउंड। मेरे अपने कोडिंग राउंड में जो है वो टेस्ट केसेस जो है वो 10 में से सिर्फ कुछ टेस्ट केसेस जो है वो पास हुए थे, बट स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड, सो आई थिंक दैट इज इनफ मोटिवेशन फॉर यू गाइज। एंड देन कमिंग टू द इंटरव्यू राउंड, तो मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूंगी, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल मीट एंड ग्रीट सेशन of around 30 minutes with one of the googler। लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आप इतना शॉर्टलिस्ट होकर आगे आ जाते हो तो आपने इंटरव्यू में कोई एक ऐसी चीज जो है वो बोलनी होती है, या आपने इतना अच्छा इंटरव्यू देना होता है कि आपका उस बंदे के ऊपर इम्पैक्ट रह जाए। एंड आउट ऑफ 1000 एप्लीकेंट्स लास्ट ईयर 55 गॉट सिलेक्टेड फाइनली। तो आप वो देख लो कि 1000 में से आपने इतना करना है कि आप टॉप 50 में जो है वो लाई करो। सो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था अबाउट द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैं वन बाय वन सबको डिस्कस करूंगी along with some tips and tricks, but I would like to mention a really important thing that I observed, एंड दैट इज कि अभी जब मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल की चेक की है, तो हर साल वैसे कोडिंग राउंड और इंटरव्यू राउंड का जो है उनका मेंशन होता था कि कोडिंग राउंड भी कंडक्ट होगा एंड देयर बी एन इंटरव्यू सेशन, बट दिस ईयर दे हैव नॉट मेंशन इट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इस साल कंप्लीट सिलेक्शन आपकी एप्लीकेशन राउंड पे हो। तो इसलिए मेरा इस सेशन में भी मेन जो फोकस है वो एप्लीकेशन राउंड पे रहेगा। एंड देन बाकी जो दो राउंड है उसको भी हम लोग जरूर कवर करेंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हो सकता है ऐसे पॉसिबल ना हो क्योंकि अभी तक ऐसे नहीं होता था, 3 राउंड्स प्रॉपर होते थे। सो कमिंग टू दी एप्लीकेशन राउंड, तो एप्लीकेशन राउंड में फर्स्ट जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है दैट इज समथिंग जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो जो अब है तो है, आपने वैसे ही प्रेजेंट करनी है। बट वेयर आई कैन हेल्प यू आउट इज दी एसे क्वेश्चंस एंड योर रेज्यूमे, कि आप अपने ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपने आंसर करना है और अपने रेज्यूमे आपने कैसे अपनी बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऐसे क्वेश्चंस। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस जो कि मेरी बात में थे। तो first question is ke, what is the significant challenge that you think women in the tech industry face, and how do you see yourself as being part of the solution to this challenge? And the second is कि आपको ये scholarship जो है वो आपकी education पे उसका क्या impact होगा, and how it will help you to achieve your educational goals। अब जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है तो वो मोर और लेस वर्डिंग आगे पीछे होती है, बट हर साल जो है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर, अगर मैं बात कर लास्ट ईयर बात करूँ, तो इट वाज लाइक थोड़ा बहुत चेंज था कि आप अपना कोई एक ऐसा वाक्य बताए जिसमें आपने लीडरशिप कैपेबिलिटीज जो है वो अपनी एग्जिबिट की हैं। तो इट्स स्लाइटली आगे पीछे होते रहते हैं ऐसे के क्वेश्चंस। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे के क्वेश्चन कोई भी हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज हाउ यू आंसर देम और उनको कैसे आंसर करना है। सो हेयर आर सम ऑफ द टिप्स जो कि मुझे अभी तक नॉट ओनली फॉर गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप, बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए मुझे ये टिप्स जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। So the first and the foremost tip is don't use AI based tools, because everybody knows कि chat GPT is here। हो सकता है उन्होंने भी अपने पास कोई ऐसा मैकेनिज्म रखा हो AI based जो कंटेंट है उसको डिटेक्ट करने का। और सेकेंडली अगर आप AI based लिखते भी हो ना तो उसमें वो जो ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन टच है वो समहाउ खत्म हो जाता है। तो आप जो है वो गूगल से या आप वैसे जो है वो सर्च करो अपनी डिफरेंट साइट्स पे जाकर, आप इवन AI बेस्ड टूल्स पे भी मतलब चीजें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन आप जरूर करो, बट आप अपना इससे लिखो खुद। देन द सेकंड टिप इज कि अगर जैसे आई हैव मेंशन के द वर्ड लिमिट फॉर द एसेज इज 500 वर्ड्स, तो जस्ट बिकॉज के उसकी लिमिट 500 वर्ड्स है तो आप अपने माइंड में जो है वो रख लो कि 500 वर्ड्स का मुझे एसे लिखना है, और उस केस में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर दोगे। सो पहले जो है वो वर्ड लिमिट को बिल्कुल अपने जहन से हटा दो, जस्ट मेक माइंड मैप के कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है और किस तरह आप उसको एक ऐसे को फ्लो में लेकर चलोगे एक स्टोरी के फॉर्म में।
एंड मेंशन दोज पॉइंट्स, और उसके बाद आपका एसे तैयार हो जाएगा, देन रिफाइन इट, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह उसको ठीक करो, उसको रिफाइन करो, उसको कंसाइज करो अंटिल इट रीचेस द वर्ड लिमिट। और यूज ग्रामरली, बिकॉज वो सारे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं एंड वी आर नॉट, और हमसे काफ़ी ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह होती रहती हैं, तो ये बुरा इंप्रेशन जाता है, तो काइंडली यूज ग्रामरली। एंड उसके बाद अगर आप कोई बात स्टेट करते हो ना, क्योंकि अब जैसा यहाँ पे फोकस हमारा मेन होना चाहिए कि लड़कियों की टेक में क्या कितनी रिप्रेजेंटेशन है करंट, एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट। और जब आप ये चीज़ें मेंशन कर रहे होगे तो दे जस्ट डोंट वांट योर ओपिनियन, आप उसको बैकअप करो फैक्ट से, फिगर से, नंबर से। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इतनी लड़कियां जो है वर्क फोर्स में है, इतनी लड़कियां जो वो आईटी ग्रेजुएट है, लेकिन इतनी जो है वो एक्चुअली जाती हैं वर्क फोर्स में। सो दीज आर जस्ट ऑफ द सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो उनको जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह से बैकअप करते हो तो दैट एड्स कंक्रीटनेस टू योर एसेज। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली, कि कीप इट पर्सनल एंड बी ऑनेस्ट। अगर आप काफ़ी बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि अगर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अब ऑलमोस्ट हर एक बच्चा जो है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो समहाउ दे विल गिव सिमिलर सॉर्ट ऑफ आंसर्स, तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंट कर सकते हैं और कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो आई वुड से कि आप लोग अपनी लाइफ को आगे रखो, जिस तरह हर किसी की लाइफ डिफरेंट है। आई हैव डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में आई हैव अ 3 ईयर एजुकेशनल गैप, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी आई। सो आई हैव अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, यू गाइज विल हैव अ रियली डिफरेंट स्टोरी। तो वो चीज़ जो है वो अपने एसेस में रिफ्लेक्ट करो, ताकि अगर आप अपनी लाइफ स्टोरी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पर्सनलाइज हो जाएगा एंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स। देन क्योंकि ये स्कॉलरशिप है ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो आप वुमेन इन टेक की जो में जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, लड़कियां कम हैं, क्यों कम है, तो इन चीज़ों को इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार है। इम्पोस्टर सिंड्रोम में इसके वो एक लिमिट आ जाती है कि आप एक बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको लगता है कि आप कोई भी चीज़ जो आपको इवन मिल भी रही है ना, आपको लगता है कि आप वो शायद डिजर्व नहीं करते। उसके अलावा आप सोल्यूशंस भी जो है वो सजेस्ट करो। अब सॉल्यूशन सजेस्ट करते वक्त आप जेनेरिक सॉल्यूशंस ना दो कि अब जैसा कि लड़कियों को लीडरशिप पोजीशंस असाइन कर दो, बल्कि कैसे करेंगे। अब ये जेनेरिक सॉल्यूशंस तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत उसको और इन्हांस करो कि उसको करने के लिए क्या किया जा सकता है। Then we have to give examples to demonstrate the work you have done or impact it has created. आप जब अपने ऐसे लिख रहे होगे तो अगर आपको कोई इस टाइप का एक्सपीरियंस है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस है या कोई और एक्सपीरियंस है, तो आप उसको मेंशन करो अपने ऐसे में, ताकि पता तो चले कि अगर आपने कोई काम किया हुआ भी है और इतना काम करके भी आप अपने एसेस में उसको नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहे, तो मेरे ख्याल से फिर उसका कोई मकसद नहीं है, आपके जो ट्रू सेल्फ है वो उन तक डिपिक्ट ही नहीं हो रहा। एंड देन द लास्ट टिप इज कि जब आप अपने एसेस लिख लोगे तो उसके बाद अपने फ्रेंड से, मेंटोर से और पास्ट स्कॉलर से रिव्यू करवाओ। आई एम वन ऑफ द पास्ट स्कॉलर, आप मुझे लिंक्डइन पे कवल महरीन के नाम से आपको लिंक्डइन मिल जाएगी, आप बेशक मुझे भेज दो। आई रिव्यू योर एसेज। मेरे अलावा बाकी जो पास्ट कॉलर्स हैं आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आप उनसे रिव्यू करवा सकते हो। बाकी सब जो है वो बहुत ओपन होते हैं एंड दे उनको वो चाहते हैं कि आप लोग को भी स्कॉलरशिप मिले, और हेल्प करने के लिए कोई भी मना नहीं करता। तो जब तक आप खुद नहीं पहुंचोगे ना, किसी से हेल्प नहीं लोगे, आप खुद उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे, तो कोई आके आपके मुंह में निवाला नहीं देगा। तो अब आई जस्ट से कि ऐसे के टिप्स को मैं अगर सम अप करूँ ना, तो यू नीड टू कन्विंस देम दैट यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट, कि आप ऐसे पढ़ें और उन्हें वहीं पे अंदाजा हो जाए कि यस, आई नीड टू सेलेक्ट दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। Then coming over to the resume tips, so the first thing that I've noticed is कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि उनका एक ही स्टैंडर्ड रिज्यूमे होता है जो कि उन्होंने वर्ड पे या बनाया होता है, और वो जिस तरह एक ट्रेडिशनल चलता आ रहा है कि मुझे ये लैंग्वेजेस आती हैं, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ कर सकती हूँ। प्लीज़ ग्रो अप और थोड़ा बहुत मतलब देखो आजकल क्या ट्रेंड जा रहा है, आजकल कैसे रिज्यूमेज हैं। अगर आप इस टाइप का करोगे ना, तो बेशक आपके पास एक्सपीरियंस होगा भी, तो वो आपके रिज्यूमे अगर इतनी खराब बनी होगी तो वो आपकी वैसे ही एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी वीक कर देगी। तो अपनी इवन रिज्यूमे को भी, मेरी एट द मोमेंट 3 से 4 डिफरेंट रिज्यूमे हैं। अब वो हर रिज्यूमे में मैंने किसी
डिफरेंट चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है। एक में मैंने अपने एकेडमिक्स को हाईलाइट किया हुआ है, एक में मैंने अपने रिसर्च वर्क पे फोकस किया हुआ है, एक पे मैंने जो है वो अपने वॉलंटियर वर्क पे फोकस किया हुआ है। और जब मैं किसी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करती हूँ तो आई लुक फॉर कि उनको क्या रिक्वायर्ड है, कि व्हाट इज देयर फोकस, और मैं फिर उस तरह अपने रेज्यूमे को मोल्ड कर लेती हूँ। एंड फॉर गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप देयर फोकस इज ऑन थ्री थिंग्स, दैट इज एकेडमिक्स, your leadership abilities, and then your volunteer work. देन द सेकंड टिप इज कि जब आप एसेस वगैरह लिख रहे होते हो तो आप पर्सनल प्रोनाउंस वगैरह का कम से कम यूज करो। आप पावर वर्ड्स सर्च कर सकते हो खुद भी, और जब आपने कोई हेडिंग दी है तो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि आपने एक्चुअली क्या काम किया है उस इंटर्नशिप में, उस सोसाइटी में। लाइक एक पावर वर्ड है क्रिएटेड, क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन। अगर मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया मैनेजर फॉर एग्जांपल, कुछ इस तरह करके, तो नीचे अपनी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह करके आप बताओ पावर वर्ड्स को यूज करके। Then these are some of the sections that you can include in your resume: certifications, achievements, experiences, skills and projects. अब यहाँ पे मैं वो बात करती हूँ जो कि मैंने पीछे सेशन में छोड़ी थी, दैट इज के सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अब एलिजिबल है, तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। तो इनिशियली क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते थे तो सबकी रिज्यूमे बहुत रॉ होती थी। इवन माय रिज्यूमे वाज बिट रॉ। मेरे पास चीज़ें जो मैंने यहाँ पे अचीवमेंट्स का मेरे पास सेक्शन फिल करने के लिए नहीं था, तो आई रिप्लेस्ड इट विद द कोर्सेज। मैंने उस टाइम पे कोर्सेज किए हुए थे तो मैंने वो कोर्सेज के सेक्शन से रिप्लेस कर दिया। बट कीप इन माइंड कि दिस ईयर द कंपटीशन इज बिटवीन द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर कॉलेज अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स। तो मे बी अ बिट टफ होगा फॉर द सेकेंड ईयर तो के स्टूडेंट्स, लेकिन यही चीज़ है कि आपने रिज्यूमे अपनी उस तरह करनी है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट करे। और जो भी मैंने ये सेक्शंस में मेंशन किए हैं इनको ब्लाइंडली फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आपको मतलब है, आपका वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो आप तब मेंशन कर दो, वरना आप उसको रहने दो। एंड प्लीज़ यूज़ रेज्यूमे बिल्डर्स हैं, काफ़ी हैं। नोवो रेज्यूमे, अगर तो आप बिगनर हो तो यू कैन यूज़ कैनवा या नोवो रेज्यूमे। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, और थर्ड ईयर में क्योंकि काफ़ी बच्चे इंटर्नशिप्स कर लेते हैं या कुछ और उनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अगर आपके रिज्यूमे में काफ़ी चीज़ें मेंशन करने के लिए हैं तो इंटरनेशनली जो है वो इवन मास्टर्स एप्लीकेशन के लिए भी लेटेक्स फॉर्मेट जो है वो काफ़ी रिकग्नाइज्ड है और वो लोग यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ ओवरलीफ। ओवरलीफ पे आपको ये भी फ़ायदा है कि आप एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल पेजेस के रिज्यूमे आप अपने बना सकते हो। मैंने उस टाइम पे क्योंकि मेरे रिज्यूमे रॉ थी और इतना कुछ मेंशन करने के लिए नहीं था, तो मैंने उसको टू द पॉइंट और कंसाइज ही रखा था और मैंने नोवो रिज्यूमे यूज़ की थी। Then coming to the second round, that is the coding round. Although I have already discussed कि it is an additional data point, और जब आपके एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रहे होते हैं और मोस्टली बच्चे जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन राउंड में ही जो है वो लाइक शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और काफ़ी कम बचते हैं। और कोडिंग राउंड जो है उसका पैटर्न हर साल चेंज होता रहता है। लाइक मेरे से पहले क्या होता था कि दो सेक्शंस होते थे। पहले एक एमसीक्यूज का सेक्शन होता था जिसमें आपकी वर्बल असेसमेंट, नॉन वर्बल असेसमेंट और कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे। और जो दूसरा सेक्शन होता था दैट वाज एक्चुअली टू कोडिंग क्वेश्चंस होते थे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता था। बट लास्ट ईयर मेरे केस में सिर्फ दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, इजी टू मीडियम लेवल के कॉम्प्लेक्सिटी के, जो आपको लीड कोड पे मिल जाएंगे, गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएंगे, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना था। और आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मेरे सारे टेस्ट केसेस उसके भी पास नहीं हुए थे। सो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बट वैसे मैं ऑन अ पर्सनल स्केल आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास टाइम होता है एंड अगर आप अपने वाक़ई में कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कोडिंग क्वेश्चंस ऑन लीड कोड। आप बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करो। आपको कहीं न कहीं जो है वो ये फ़ायदा ज़रूर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो इन्हीं डीएसए के बेसिस पे जो है वो आपकी नॉलेज के बेसिस पे और इन कोडिंग क्वेश्चंस को आप इतना अच्छा और ऑप्टिमली सॉल्व कर सकते हैं, उनके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करते हैं। बट इस केस में इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देन कमिंग ओवर टू द इंटरव्यू राउंड, आई वुड से कि एप्लीकेशन राउंड के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड है दैट इज द इंटरव्यू राउंड। अब इंटरव्यू राउंड जो है वो एक इनफॉर्मल मीट एंड ग्रीट सा सेशन होता है, और इसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। देन सम ऑफ द आउटरीच इनिशिएटिव्स
जो कि आपने मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे में होते हैं, जैसे रिज्यूमे से होते हैं, जैसे कि मैंने रिज्यूमे में अपना लिखा हुआ था कि आई एम असिस्टेंट टीम लीड वेब एंड आईटी एट नस साइबर सिक्योरिटी क्लब। सो ही आस्क्ड मी कि आपकी क्या जो है वो जॉब है, या लाइक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस पोजीशन पे रहकर, और व्हाट एक्चुअली नस साइबर सिक्योरिटी क्लब इज। तो उसके अलावा मैंने अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हुए थे। अब वो प्रोजेक्ट्स मैंने जैसे पहले बताया, क्योंकि मैं आई वाज इन माय फोर्थ सेमेस्टर, तो वो प्रोजेक्ट्स वो सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि मैंने सेमेस्टर में किए थे, और एक दो सिर्फ पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे। तो ही आस्क्ड मी कि व्हिच वन इज योर फेवरेट प्रोजेक्ट, और मैंने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, दैट वाज एक्चुअली अ बबल शूटर गेम दैट वी मेड इन टीके इंटर। एंड ही देन आस्क्ड कि आपकी क्या टीम का साइज था, क्या आपके मेजर चैलेंजेस थे, और जब इस टाइप का बग आता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली फ्रॉम योर रेज्यूमे। एंड फिर उसके बाद लीडरशिप का ज़रूर पूछते हैं, लाइक ही आस्क्ड मी कि आप कोई एक ऐसा वाकया बताओ जिसमें आपने कोई लीडरशिप अपनी ना एबिलिटीज़ यूज़ की हो, और आप एंड यू आर रियली प्राउड के उसका बड़ा अच्छा आउटकम निकला। तो आई टोल्ड हिम अ स्टोरी ऑफ माय वॉलंटियर वर्क एट सनबीम स्कूल सिस्टम, जब वहाँ पे किस तरह मैंने मार्केटिंग लीड की तरह काम किया, और हमने काफ़ी बड़ी जो है वो डोनेशंस जो है वो कलेक्ट की। सो ये अब आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है कि आपने कब कुछ ऐसा काम किया। इट मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ वॉलंटियर बेस्ड वर्क से रिलेटेड हो, कहीं भी अगर आपको लगता है तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ। मैंने भी ये किए थे। मैंने अब अपनी एक कंप्लीट डायरी मेंटेन की थी, यूट्यूब से लेकर यूट्यूब, मीडियम, लिंक्डइन, और जहाँ से पॉसिबल इवन सीनियर्स को खुद कांटेक्ट करके, जहाँ से मुझे पॉसिबल जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिले थे, वो सारे मैंने अपनी डायरी में लिस्ट डाउन कर लिए थे, और मैंने वो हर एक क्वेश्चन को पहले प्रिपेयर किया था कि अगर ये क्वेश्चन होगा तो मैं इसका कैसे जवाब दूंगी। तो इट्स लाइक कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस वजह से मैं वो क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जो है वो आपके एस्से से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि दे जस्ट वांट टू वेरीफाई कि जो बच्चा उन्होंने एस्से से शॉर्टलिस्ट किया है, आप क्या वाकई वो वही है। ये तो ऐसे तो नहीं है कि आपने एस्से किसी और से लिखवा लिया है, और यू आर समथिंग एल्स। अगर रियल लाइफ में अगर आपसे इंटरेक्शन किया जाए, यू आर नॉट रियली पैशनेट अबाउट इम्प्रूविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन टेक। देन एक ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट वुड यू डू इफ वी ऑफर यू 1 बिलियन डॉलर्स। तो इसका कोई टू बी ऑनेस्ट सही और गलत आंसर नहीं है। मैंने इसको अपने तरीके से आंसर किया था। आई वोंट शेयर दैट विद यू, और उसकी रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं शेयर करती हूँ तो सबका वही आंसर होगा जो भी सुनने वाला है वीडियो में, और हो सकता है जो आपका अपना पर्सनल आंसर हो, ये जो आपके अपने पर्सनल दिमाग में आंसर हो, वो ज़्यादा बेहतर हो। अब ये 1 बिलियन डॉलर्स इवन जब मैंने भी पढ़ा था तो सबने बहुत डिफरेंट तरीके से आंसर किया था, और मैंने इसका जो आंसर दिया था वो दैट वाज़ रियली रियली डिफरेंट। और अगर सच में मुझे मेरे पास 1 बिलियन डॉलर्स आ जाते ना, तो मैं उसको वैसे ही यूटिलाइज़ करती जैसे मैंने उसको आंसर दिया था। और उसको भी लग गया था पता कि येस इट्स अ रियली पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ आंसर, तो ये इसका अपना ही होगा। और उसके बाद जो है वो एंड पे वो अक्सर इंटरव्यूअर जो है वो आपसे सवाल पूछता है कि डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। तो जनरली भी जब इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हैं और कुछ इस टाइप का एंड पे जो है वो आपसे पूछा जाता है, तो आप उसको नो थैंक यू मत किया करें, आप कुछ ना कुछ पूछ लिया करें। इट गिव्स पॉजिटिव इंप्रेशन कि यस कि ये बंदा इंटरेस्टेड है। जैसे कि मैंने उनसे पूछा था कि कोई आप ऐसी एडवाइस दें जो कि आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ से सीखी है अभी तक, और वो अब मतलब अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को अगर आप सम अप करना चाहिए एक एडवाइस में, तो वो एडवाइस क्या होगी, और वो आप मुझे पास ऑन करना चाहते हैं। तो ही वाज रियली इम्प्रेस्ड कि मतलब इतना अच्छा सवाल पूछा, और ही थॉट फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स, और ही आल्सो सेड टू मी कि मुझे जो है वो लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, और फिर वैसे ही गिव अ रियली गुड एडवाइस। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ही सेड टू मी कि मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ से ये सीखा है कि अ लॉट ऑफ टाइम हैपेंस कि आप किसी एक चीज़ में स्टक हो जाते हो जब आप टेक में काम टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हो। लेकिन आप उसको डिकोड करने में उस प्रॉब्लम को इतना टाइम लगा देते हो कि अगर आप वही प्रॉब्लम जो है और आप साथ हेजिटेट कर रहे होते हो कि किसी सीनियर से जाके पूछोगे तो वो जज करेंगे। तो इस हेजिटेशन में आप ना इतना टाइम वेस्ट कर देते हो। अगर आप वही चीज़ जाके पूछ लो अपने सीनियर से, हो सकता है उसके अलावा आपको 3-4 ऐसी और एडिशनल बातें पता चल जो आपको ना पता हो। तो काफ़ी अच्छी एडवाइस लगी मुझे ये भी, और मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे होता भी है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों से भी शेयर कर दिया, तो आई होप कि आप लोग को भी कहीं न कहीं पे ये हेल्प करे।
और कुछ इंटरव्यू की टिप्स जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया फर्स्ट वन वन के जितने भी ब्रेनस्टॉर्म करो, मैंने जो है वो सिर्फ वही क्वेश्चंस जो कि मुझे ऑनलाइन मिले थे उन्हीं के आंसर्स प्रिपेयर नहीं किए थे, बल्कि खुद से भी मैंने सोचा था कि अगर ये मैं क्वेश्चन का इस तरह आंसर देती हूँ तो वो आगे से मुझसे और एडिशनल क्या सवाल पूछ सकता है। इस स्कॉलरशिप का जो असल मकसद है, तो एक बंदा और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है। तो मैंने उन सबको प्रिपेयर किया था। जैसे कि उस टाइम पे कोविड-19 का चल रहा था, तो मैंने जो है वो ये भी किया था कि हाउ इज़ द होल पैंडेमिक सिचुएशन ट्रीटिंग मी, कि किस तरह कोविड-19 ने मुझे इफ़ेक्ट किया है या कुछ इस टाइप का। या आप जो है वो कैसे, व्हाई दिस स्कॉलरशिप शुड बी प्रोवाइडेड टू यू, या आप कैसे सोचते हैं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी को, मतलब जब आपको ये अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इस टाइप के जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन्स आते हैं तो आप उनको प्रिपेयर करें। और सेकंड वाला टिप जो है दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, और ये टिप जो है वो क्योंकि मोस्टली जितने भी मेरे सीनियर से बात हुई थी और हमारे भी जो बैच में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सब से ये सवाल पूछा गया था कि जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे उससे रिलेटेड इट्स मतलब बहुत सारे टेक्निकल सवाल नहीं होते कि आपने इस चीज़ में ये फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट किया। इट्स लाइक वेरी जेनेरिक कि आपने पूरे प्रोजेक्ट का क्या मकसद था, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, व्हाट वाज योर पार्ट अगर तो ग्रुप प्रोजेक्ट है इस टाइप का। और थर्ड इज कि रिकलेक्ट योर आउटरीच इनिशिएटिव्स के अगर आपने कुछ इस टाइप के काम किए हुए हैं ना कि वॉलंटियर बेस्ड वर्क इवन स्कूल कॉलेज में भी, तो वो आप पहले थोड़ी बहुत लिस्ट करके वो रिवाइज कर लो ताकि आपको उस टाइम पे याद रहे। ये ना हो कि आपने उस टाइम पे वो सवाल पूछ रहा है और आपने ऑल दो किए हुए भी हैं काम, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल देम एट दैट मोमेंट। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। और मैंने एप्लीकेशन राउंड को जो है वो इसी वजह से डिटेल में डिस्कस किया है कि मुझे लग रहा है कि शायद इस दफ़ा सिर्फ एप्लीकेशन राउंड होगा, बट अपने आप को हर राउंड के लिए जो है वो प्रिपेयर रखें। और दीज आर सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस जो कि मुझे फॉर्म से, जो गूगल फॉर्म्स है वहाँ से रिस्पॉन्सेज से आए थे, और मोस्ट ऑफ देम जो है वो मैंने बीच में आंसर कर दिए हैं, तो इस वजह से मैंने उनको दोबारा रीराइट नहीं किया। जो कि मुझे लग रहा था थोड़े बहुत डिफरेंट है, उनको अलग से आंसर करना चाहिए, तो दीज आर दोज वंस। तो इनको मैं जल्दी से आंसर कर देती हूँ। So the first one is कि why women, what motivates you for arranging scholarship for women, and what makes you think that women should step into the technical industry? अब व्हाट मोटिवेट्स मी इज़ क्योंकि मैंने पर्सनली भी जब मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए करती थी ना अप्लाई, तो मुझे खुद बड़ी ये फ़ील होता था कि लोग नहीं है गाइडेंस के लिए, या तो काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन उनकी डेट गुज़र गई, या तो जब मुझे पता चला तब तक मैं एलिजिबल नहीं थी। तो आई डोंट वांट कि इस टाइप की ये मसले और इतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि करियर के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, वो मैंने मिस की हैं, तो बाकी भी मिस करें। तो दैट वाज़ वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर अरेंजिंग दिस स्कॉलरशिप। और लड़कियों के लिए ज़्यादा इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस लड़कियों के लिहाज से ही किया है, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल अवेयर नहीं होती, लड़की तो फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों के बारे में अवेयर रखते हैं, वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ वगैरह में जॉइन करते हैं। लड़कियाँ भी मतलब माशाल्लाह आप कर रही हैं, but still there is a gap that I want to fill using FEM codes। और हाउ टू मेक योर एप्लीकेशन स्टैंड आउट, इसका मैंने पहले भी आंसर किया है, लेकिन मैं दोबारा इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया है कि आई वांट टू फोकस ऑन दिस पॉइंट कि जितना आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एप्लीकेशन में अपने हाईलाइट करेंगे, तो आपको एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट कर जाएगी, बिकॉज इट विल बी अ डिफरेंट एंड अ न्यू थिंग जो कि सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट कर रही होगी। What are the best future tech career opportunities for maths graduates? तो मैथ्स ग्रेजुएट्स के लिए जो है वो अगर आप ऐसे भी देखें तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन सब में जो है वो मैथ्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। और मेरे अपने कनेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बीएस मैथ्स करने के बाद जो है वो इन फील्ड्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड की तरफ तो आप ज़रूर जाएँ। और इसके अलावा जो है वो मेरे एक एक्चुअली कॉन्टैक्ट में एक लड़की हैं, उनका भी इंशाल्लाह हम लोग सेशन करवाएँगे। आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्ट स्कॉलरशिप नेम, इट वाज़ रिप्स और राइप स्कॉलरशिप। लेकिन वो जो है वो लेते ही मैथ्स के ग्रेजुएट्स हैं, और दैट इज़ आल्सो अ फुली फंडेड इंटर्नशिप इन कनाडा। इंशाल्लाह वी विल कवर दैट टू।
And what role does prior internship experience play in the application process? Obviously it does play a role कि yes this person has some technical experience, इसने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जाता है ना कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या मसले जो है वो लड़कियों को फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया हुआ, तो अगर आपकी बाकी चीज़ें हैं, सोसाइटीज़ वगैरह, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशंस वगैरह, तो आई थिंक दैट कैन कवर अप। हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग? मैंने वेरियस कम्युनिटीज़ वगैरह ज्वाइन की हुई हैं, लाइक मैं ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, लिंक्डइन में मैं एक्टिव रहती हूँ। कोहेर फॉर एआई जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी है, सॉरी, अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं रिसर्च वाली साइट पे, इस तरह बाकी जो है वो इस टाइप की कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं। और लिंक्डइन में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको पता चलता रहता है, अगर आप इस तरह वेरियस साइट्स हैं, मीडियम है, केडी नगेट्स है, डेटा साइंस है, टुवर्ड्स डेटा साइंस है, तो आप उन पे जो है वो लेटेस्ट ब्लॉग्स वगैरह देख सकते हो। ट्विटर पे रेलेवेंट लोगों को फॉलो करें। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मैं करती हूँ, और ये इसी तरह जो है वो आप अप टू डेट रह सकते हैं कि क्या हो रहा है आजकल। हाउ कैन वी स्टे अप टू डेट ऑन फ्यूचर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज? ओके, तो स्कॉलरशिप का यही है कि आप जो है वो अपने फील्ड के लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत फ़ॉलो करें, देखें आप उनकी प्रोफ़ाइल्स पे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ-कहाँ पे पास्ट में अप्लाई किया है। उसके अलावा खुद भी आप वैसे गिटहब पे काफ़ी ज़्यादा रिपॉज़िटरीज़ भी होती हैं, जहाँ पे जो है वो प पूरी लिस्ट मेंशन होती है स्कॉलरशिप्स की। और इस तरह जो है वो यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह मेंशन होते हैं। अगर आप ये फ़ील्ड टू फ़ील्ड भी वेरी करता है। मुझे पर्सनली जो है वो स्कॉलरशिप्स का ऐसे पता चलता है कि मैं लिंक्डइन पे जो है वो फ़ॉलो करती हूँ अपनी फ़ील्ड के लोगों को, जो कि इस मेरी फ़ील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो उनका मैं देखती हूँ कि प्रोफ़ाइल में कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पे पास्ट में अप्लाई किया हुआ है, तो फिर मैं उनको एक अपनी एक्सेल शीट मेंटेन की हुई है, और फिर मैं उनको टेक्स्ट करती हूँ, या मैं खुद ऑनलाइन सर्च करती हूँ उसके बारे में कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, नहीं हूँ, एंड मतलब ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट स्कॉलरशिप। आई एम नॉट प्रोफिशिएंट एट कोडिंग, डू आई स्टिल हैव चांस? येस यू डू हैव, क्योंकि कोडिंग इज़ एन ऑप्शनल राउंड। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म अपनी फील्ड में फ़ायदा चाहिए, तो आप ट्राई करो कि मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। So your journey doesn't stop here, or you can contact me on my LinkedIn अगर आप लोग को इसके अलावा भी कोई भी questions वगैरह हो। और you can follow us on on all our social media pages. The links will be given in the description box. और this was our second section, और इसी तरह हम लोग various बाकी sessions भी conduct करवाते रहेंगे। और काइंडली डू लेट अस नो कि हम लोग कहाँ पे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और इवन स्कॉलरशिप्स के अलावा अगर आप किसी और चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप वो कमेंट्स में मुझे नीचे बता सकते हो। तो वी कैन मतलब देख सकते हैं फिर हम लोग कि कहाँ पे उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।